नमस्कार, मैं कुलदीप भारद्वाज नमस्कार इंडिया की आज रात 9 बजे की चर्चा के अंदर आज इसको कहेंगे आज कश्मीर कराह रहा है। अब समझ नहीं आता इसके अंदर हार्दिक अभिनंदन कहूं या क्या कहूं। कश्मीर के हालात आपको मालूम है, पिछले सप्ताह जिस प्रकार हुआ, वहां पर जिस प्रकार चुन चुन कर जो माइनॉरिटीज हैं अर्थात गैर मुस्लिम, उसमें सिख हिंदू, जिस प्रकार उनको मारा गया, स्कूल के अंदर जाकर जिस प्रकार दीपक चंद नाम के अध्यापक और सुपिंदर कौर नाम की जो उनकी प्रधानाध्यापिका थी उनका कत्ल किया गया, जिस प्रकार माखनलाल बिंद्रू का कत्ल किया गया, और उसके बाद जिस प्रकार ठीक है कुछ आतंकियों को भी मार गिराया गया, लेकिन मेरे 5 एक जेसीओ और 4 जवान, मेरे 5 जवान, अमूल्य जवान मेरे, वो शहीद हो गए इस देश की आन बान और शान को बनाने के लिए। सबसे पहले नमस्कार इंडिया उन सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता और ऐसे जांबाज सिपाहियों को सैल्यूट करता। नमस्कार। आज इसी विषय के ऊपर चर्चा करना चाह रहा था, क्योंकि कई दिनों से नमस्कार इंडिया के ऊपर मैं कहूंगा आप लोगों का प्यार है कि जो आप लोग कह रहे थे कि भाई नमस्कार इंडिया कश्मीर के ऊपर चर्चा करे, कश्मीर के हालातों के ऊपर चर्चा करे, और इसीलिए क्योंकि कश्मीर कराह रहा है। मैंने पहले भी बहुत पहले एक चर्चा कश्मीर कराह रहा है इसी नाम से एक चैनल के ऊपर आज फिर से, और इस चर्चा में मेरे साथ पूर्व हमारे सैनिक वेटरन एसोसिएशन के वर्तमान में राष्ट्रीय प्रवक्ता हरविंदर सिंह राणा जी हमारा साथ देंगे। हरविंदर सिंह राणा साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन। आज की धन्यवाद कुलदीप जी। चर्चा में यद्यपि भाव विवल कर देने वाली चर्चा है, थोड़ा सा मतलब इमोशनल करते हैं, जिस प्रकार हमारे जाबाज जवान हमारे शहीद हुए और कश्मीर के अंदर जो भी हालात हैं। मैं अगर दूसरी तरफ से शुरू करूं, राणा साहब कुल मिलाकर 370 जब हटाई गई राणा साहब, वो ये कहकर हटाई गई कि यहाँ पर अमन चैन आदि आदि सब कुछ हो जाएगा। यद्यपि उससे पहले भी किलिंग्स होती रही, सिविलियंस को मारा गया, पहले भी हालात कोई बहुत अच्छे नहीं थे, लेकिन 1990 के बाद तो एक प्रकार की मैं कहूँ बाढ़ सी आ गई। मेरे पास अभी एक डाटा, इससे पहले कि मैं आगे इस चर्चा को शुरू करूं, मैं हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर के अनुसार मैं आपके सामने चर्चा कर रहा हूं कि जो मिलिटेंसी थी जम्मू और कश्मीर में, उसमें टोटल 41,000 लोगों की मौत हुई 27 वर्षों में, अर्थात 1990 से लेकर 2017 तक। ठीक है साहब, 41,000, 41,000, जिसका अर्थ है कि 4 मौत प्रतिदिन अगर कहें, या लगभग 1,519 1519 प्रति ईयर पर ईयर के हिसाब से जो डेथ हुई वहां पर। अब इसके अंदर जो कैजुअलिटीज हुई, जो मौत हुई, उसमें इंक्लूड 14,000 सिविलियंस मारे गए। गौर कीजिएगा, मैं 1990 से 2017 की बात कर रहा हूं, और ये हिंदुस्तान टाइम्स की एक खबर है, और ये खबर है 25 सितंबर 2017 की, मैं खबर के अनुसार आपको बात कर रहा हूं। तो अर्थात 14,000 सिविलियंस उसके अंदर मारे गए, 5,000 सिक्योरिटी के हमारे जांबाज सिपाही, हमारे जांबाज जवान इस देश के, जिन पर नमस्कार इंडिया को भी गर्व है, पूरे राष्ट्र को भी गर्व है, लेकिन बदकिस्मती कि उन्हें अपने प्राणों को न्यौछावर करना पड़ा। तो 5,000 सिक्योरिटी पर्सनल और 22,000 मिलिटेंट्स जो है वो इसके अंदर मारे गए। मैं फिर रिपीट कर दूं, 14,000 आम नागरिक, 5,000 मेरे जवान और 22,000 जो आतंकी, जो चरमपंथी, जो उग्रवादी, आप कुछ भी कह लीजिए। ठीक है, तो देयर हैव बीन 69,820, 69,820 जो है वो इंसिडेंट हुए कुल मिलाकर इन चीजों को लेकर। तो अब ये इस प्रकार की घटना है, और मैं एक जानकारी से पहले के राणा साहब आपके साथ चर्चा शुरू करूं, एक और मैं चीज निकाल रहा था मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स का ये डाटा है साहब, और ये डाटा है 2003 और 2004 का। 2003 में जो टोटल इंसिडेंट हुए राणा साहब, वो हुए 3,401, 3401। ठीक है सर, अकेले 2003 में, और 2004 में 2,565, अर्थात 2565। अब इसके अंदर जो है वो सिविलियंस जो मारे गए वो 795 2003 में 795, और 2004 के अंदर 707, अर्थात 707।
और जो मेरे सिक्योरिटी फोर्सेस के पर्सनल्स थे, जो जवान थे, वो 314 2003 में लगभग मान लीजिए एक व्यक्ति दैनिक रूप से, 2004 में 281 281, और टेररिस्ट जो थे 2003 में 1494 1494 और 976 अर्थात 976 2004 के अंदर। कुल मिलाकर ये एक छोटा सा आंकड़ा, एक छोटे से दौर का हमने प्रस्तुत करने का प्रयास किया हिंदुस्तान टाइम्स और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की वेबसाइट से। राणा साहब क्या कहें, वैसे तो कहने के लिए सिवाय पीड़ा के कुछ होता नहीं है, लेकिन वास्तविकता ये कि इस प्रकार जैसे पहले होता रहा था कश्मीर में तो कम से कम कुल मिलाकर कहीं चैन है ही ना, है ही नहीं ना। वहां के लोगों को पहले भी घर छोड़ना पड़ा। आपसे पहले जो चर्चा हो रही थी, आपको मालूम है वहां पर उस चर्चा के अंदर तो यही कह दिया गया पहले एक कांग्रेस की प्रवक्ता के द्वारा, नहीं जो आतंकवादियों ने तो किसी सिविलियंस को टारगेट किया नहीं। खैर चलिए, वो राजनीतिक पक्ष है, बाद में वो उन बातों को घुमाती हुई भी नजर आई, आदि आदि जो कुछ भी है। लेकिन मेरा पहला सवाल आपसे, 2 वर्ष पहले जब से ये धारा 370 है, आपको क्या प्रतीत होता है राणा साहब उसके अंदर कि क्या कोई बदलाव अब नजर आ रहा है पहले के मुकाबले आम जनता में, अर्थात जब बिल्कुल मुक्त कर दिया जाए? हालांकि पीछे कहा गया सीआरपीएफ लगा दी गई, जैसा कि राजनीतिक दल आरोप लगाते हैं, वायरलेस इंटरनेट के कनेक्शन काट दिए गए आदि। आपकी प्रतिक्रिया हरविंदर राणा साहब। नमस्कार कुलदीप जी। नमस्कार। सर्वप्रथम जो जवान हमारे शहीद हुए हैं और जो सिविलियंस हमारे मारे गए हैं, उन सभी को मैं सत सत नमन और श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं आपके चैनल के माध्यम से। धन्यवाद कुलदीप जी, इन सब घटनाओं को जब हम देखते हैं, सरकारें क्या होती हैं कि वो अगर एक छोटा सा कदम उठाती हैं तो उसको प्रचार बहुत ज्यादा करती हैं। जी 370 का कदम उठाया गया, लेकिन उसके परिणाम अभी आने बाकी थे। जी उससे पहले ही उसके परिणाम बताने शुरू कर दिए गए कि ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। जी आपने वहां इंटरनेट बंद कर दिया, कोर्सेज ज्यादा लगा दी, सब कुछ एक तरह से बंद कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे आपने ढील देनी शुरू की तो उसके परिणाम फिर वैसे ही आ रहे हैं जैसे पहले थे। जी सिविलियंस एक बार उन्होंने पहले, क्योंकि विश्वास क्या होता है कुलदीप जी, जब एक बार टूटता है तो फिर दोबारा विश्वास करना बड़ा मुश्किल होता है। जी जी जनता ने इस सरकार पे भरोसा करके लोग वहां ज्यादा संख्या में गए, लेकिन अब इस तरह की चीजें जब वहां दोबारा से हुई तो कहीं ना कहीं विश्वास टूटा है। जी और वहां से आप देख रहे हैं कि कितनी बड़ी मात्रा में पलायन हो रहा है। जी बिल्कुल बिल्कुल। राणा साहब, मैं आपको रोकूंगा बीच में। जो पीएम का, प्रधानमंत्री का जो पैकेज था, जिसके तहत सुरक्षा का भाव उत्पन्न करने का प्रयास किया गया था केंद्र सरकार की तरफ से, उसमें 4000 युवाओं को सरकारी नौकरी में वहां भेजा गया, अध्यापक बनाकर भी भेजा गया, जो अभी दीपक चंद आदि वो उसी के तहत वहां पर गए थे। लेकिन अब इन घटनाओं के बाद में जब चुनकर मारा गया है, जो वहां के अल्पसंख्यक अर्थात हिंदू, पंडित, सिख, ईसाई, इन लोगों पर जो किया गया है, अब 70% लोग वापस आ रहे हैं। अर्थात कहीं ना कहीं सरकार इनको सुरक्षा की भावना उत्पन्न करने में इन लोगों में असफल रही। राणा साहब, ये कहा जाए? बिल्कुल सर, बिल्कुल असफल रही है सरकार। और मैं सरकार को एक बात के ऊपर और कटघरे में खड़ा करना चाहूंगा कि हम प्रचार में और अनावश्यक चीजों में इतना पैसा खर्च करते हैं सत्ता में बने रहने के लिए, इसकी कोई राजनीतिक जरूरत ढिंडोरा नहीं है। पीटना, मतलब राजनीतिक जी ढिंडोरा पीट दिया जाता है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम ये पैसा अपने बॉर्डर्स को सुरक्षित करने के लिए लगाएं तो मैं ये कहता हूं कि ये इंसिडेंट ना हो, हमारे जवान भी सुरक्षित रहें। और जब हमारे जवान सुरक्षित रहेंगे तो जो हमारी आवाम है, जो हमारे सिविलियंस हैं, वो भी सुरक्षित रहेंगे। लेकिन सरकारें क्या करती हैं, सरकारें खुद चाहती हैं कि इस तरह के इंसिडेंट हो, जनता घबराए, घबराकर किसी ना किसी के पास तो किसी ना किसी खेमे में जाएगी जनता। जब घबराहट होगी, डर दिखाया जाएगा, तभी तो जाके उनको चुनेगी उन सरकारों को। तो ये एक बड़ी ही गंदी राजनीति है और ओछी राजनीति है। इस सरकार ने जो
एक सुरक्षा का जो एक भाव, एक विश्वास जताया था जनता में कि हम आपको सुरक्षा देंगे, उसमें पूरी तरह से विफल हुई है। जो एक युवाओं को जो एक इन्होंने उम्मीद दिखाई थी कि हम आपको रोजगार देंगे, किसानों को जो एक उम्मीद दिखाई थी कि हम आपकी आमदनी दोगुनी करेंगे, हर प्लेटफॉर्म पे ये सरकार विफल हुई है। तो इसलिए अब जनता का जो भरोसा है वो सरकार पे से उठता जा रहा है। और कहीं ना कहीं जम्मू कश्मीर को लेके जो इन्होंने ढिंडोरा पीटा था, अभी की जो ये घटना है, जो हमारे जवान शहीद हुए हैं, जो हमारे सिविलियन शहीद हुए हैं, ये इन पे सवालिया निशान खड़े कर गई है। और आज इनसे जवाब मांगा जा रहा है, लेकिन ये जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। ये उसको किसी और एक नया इवेंट बना देते हैं, उस पर आप सवाल करोगे तो फिर एक नया और इवेंट, मतलब एक झूठ को छुपाने के लिए 10 झूठ बोले जा रहे हैं। लेकिन यहाँ आप ये भी तो देखिए, जैसे भगवान कृष्ण ने शिशुपाल का वध किया था, जिसके लिए उन्होंने कहा था कि तुम्हारे इतने झूठ मैं माफ करूंगा, तो वही कंडीशन कहीं ना कहीं अब पैदा होती जा रही है कि इतने झूठ बोल चुकी है सरकार कि अब इसके झूठ का पाप का घड़ा भर चुका है और ये अब जल्द ही फूटेगा। मैं अपने दर्शकों को एक चीज और बता दूं, एक जवान जो हमारा शहीद हुआ है गज्जन सिंह, वो अपनी शादी में जब गया था, अपनी शादी में किसानों का झंडा लेकर गया था वो जवान मेरा। आज वो जवान शहीद हो गया। बताइए कितनी पीड़ा। पूछिए उस पत्नी से जिसने अपनी चूड़ियां तोड़ी हो, पूछिए उस माँ से जिसकी कोख सूनी हो गई, पूछिए उस बाप से, और पूछिए उस बहन से जो सारी जिंदगी ये सोचती रहेगी कि मैं किसको राखी बांधूं। और यही राष्ट्रवादी सरकार कहीं कोई ट्वीट नहीं करती, कहीं कोई इवेंट ऑर्गेनाइज नहीं करती, लेकिन सैनिकों के नाम पे सिर्फ राजनीति करती है। जब बात आती है देखना चाहिए, ये ही इन्हीं किसानों के बच्चे हैं जिनको आप खालिस्तानी और ना जाने क्या क्या कह देते हैं। आज देश की सीमा पर यही लोग अपने प्राण न्यौछावर कर रहे हैं देश की रक्षा के लिए। राणा साहब, इसके अंदर एक चीज और भी है हरविंदर जी, कि जो एक बात निकल कर आ रही थी, वो आ रही थी जो सुपिंदर कौर, जो प्रिंसिपल जिनको मारा गया, वो केवल इसलिए क्योंकि उन्होंने तिरंगा फहराया। ठीक है साहब, हालांकि अब कहा जा रहा कुछ दिन तो छुट्टी पर थी, जिस दिन किसी की डेथ हो गई थी परिवार में, जो कुछ भी है। इसका मतलब हमने 370 बेशक हटा दी, लेकिन आम जनमानस जो वहां पर है, जो बहुत से लोग हैं, आम क्या मतलब जो बेशक कुछ गिनती के ही लोग हों, लेकिन वो उनकी मानसिकता तो अभी बदल नहीं पाए। क्या हमें इससे मतलब पुलिस और मिलिट्री इनके अलावा क्या लोगों की मानसिकता बदलने के लिए भी प्रयास नहीं करने चाहिए थे सरकार को? खाली यही तीसरी ढिंडोरा पीट दीजिए, हम नौकरी दे रहे हैं, वहां लोगों को बसा रहे हैं आदि आदि। 24 घंटे तो व्यक्ति अपने घर के अंदर घुसकर नहीं रहेगा ना साहब। कुलदीप जी, मैं जहां तक इसको देखता हूं, अगर आप सिर्फ एक राज्य में सद्भावना की बात करेंगे और बाकी पूरे देश में आप नफरत घोलेंगे तो वो चलने वाला नहीं है जी। क्योंकि अगर आप जम्मू कश्मीर को एक अभिन्न अंग मानते हैं, भारत का हिस्सा है, तो आपको बाकी सभी जगह की तरह वहां भी उसी हिसाब से चलना पड़ेगा। या फिर जो आप जम्मू कश्मीर में अमन चैन चाहते हैं तो वही आपको पूरे देश में भी लेके चलना पड़ेगा जी। लेकिन आप जब जाति और धर्म और संप्रदाय की राजनीति करने निकलते हैं तो वो कहीं ना कहीं उन चीजों का असर सभी जगह देखने को मिलेगा। तो मैं, सरकार कोई भी हो, बीजेपी हो, कांग्रेस हो, कोई भी हो, मैं देश की जनता से यही अपील करना चाहूंगा कि जाति धर्म संप्रदाय से ऊपर उठ के इंसानियत को अपनाएं और एक दूसरे के साथ अमन चैन से रहें। तभी जाके आप देख लीजिए, जो मुस्लिम कंट्री हैं या जो और भी कंट्री हैं, तो आप, ये कोई समाधान नहीं है कि भाई इस देश में सिर्फ हिंदू रहें या इस देश में सिर्फ मुस्लिम रहें तो शांति स्थापित हो जाएगी। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर, क्योंकि सरकार की मंशा ये है कि जातिवाद, हिंदुओं में भी जो जातियां हैं उनको आप लड़ाना शुरू कर दोगे, दलित को सामान्य जातियों से लड़ाना शुरू कर दोगे, तो जब ये चीजें जब बिल्कुल ही खत्म होंगी तो एक सिरे से खत्म होंगी। लेकिन अगर आप सोचें कि सिर्फ एक धर्म विशेष को आप खत्म करके यहाँ शांति स्थापित कर सकते हैं, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। जी, शांति स्थापित करने के लिए आपको सोच को स्थापित करना पड़ेगा, सोच बदलनी पड़ेगी। जी राणा साहब, एक चीज मैं इसे एक जानकारी और दे दूं अपने दर्शकों को, वो ये कि जब से धर्म देखकर हत्या की गई है, उसके बाद से जो सरकारी कैंप में रहने वाले लोग थे वो तो चलिए फिर एक बार को रुक गए,
लेकिन जो कुछ लोग किराए पर रह रहे थे वो वापस आ गए, हालांकि 10 दिन की उन लोगों को छुट्टी दे दी गई है। राणा साहब क्योंकि आप फौज के अंदर, आप पूर्व सैनिक हैं, मैं मतलब बड़ी हालांकि ये किन्हीं साइकेट्रिक डॉक्टर्स या उनसे भी सवाल, लेकिन क्योंकि आप लोगों का पाला ऐसे लोगों से पड़ता रहा है, मुझे बताइए लोग किस मिट्टी के बने होते हैं? जब आप इस देश के अंदर रह रहे हैं, जो भारत के अंदर रह रहे हैं, तो क्या पैसा ही सब कुछ है कि आप पैसा आपको मिल जाएगा, आप पत्थर फेंकिए, पैसा आपको मिल जाएगा, आप कुछ लोगों को मार दीजिए, सिर्फ यही? इसका मतलब फिर क्या भरोसा किया जाए? मान लीजिए कल को ये देश, ये अगर किसी और देश में रह रहे होते, ये हिंदुस्तान की जगह अगर पाकिस्तान में रह रहे होते, तो वहां भी ऐसा ही कुछ कर सकते हैं। किस प्रकार इनकी मानसिकता को पका दिया जाता? आप लोगों ने क्या देखा, क्या पाया? और साथ में मेरा सवाल ये कि क्या ऐसे लोगों को कभी बदला जा सकता है उनकी काउंसलिंग या किसी और चीज के माध्यम से? राणा साहब सर, बदलाव बिल्कुल लाया जा सकता है, लेकिन जब बदलाव के लिए कार्य किए जाएं, जी सिर्फ ढिंडोरा ना पीटा जाए। जी अगर आप सिर्फ ढिंडोरा पीटेंगे, बदलाव नहीं चाहेंगे, तो बदलाव नहीं होगा। लेकिन अगर आप बदलाव करना चाहेंगे, दिल से करना चाहेंगे, तो बदलाव जरूर होगा। जी ऐसा नहीं है कि बदलाव नहीं होगा या बदलाव नहीं हो सकता, लेकिन उसके लिए ठोस कदम तो मैं मानता हूं कि उठाने पड़ेंगे, लेकिन उसके लिए पहले आपको ढिंडोरा पीटना बंद करना होगा और कहीं ना कहीं अपने गिरेबान में भी झांक के देखना पड़ेगा। जिस तरह से आप अपने आप को राष्ट्रवादी कहते हैं, तो पहले राष्ट्रवादी बन के दिखाइए, तब जाके समस्या का समाधान होगा। और अगर आप एक धर्म विशेष को लेके अलग सोच रखेंगे, उनके प्रति नफरत रखेंगे, देखो कट्टरपंथी चाहे वो किसी भी धर्म में हो, जब कट्टरपंथी शुरू होती है तो वो बढ़ावा देती है इन चीजों को। जो इस तरह की जो ये घटनाएं होती हैं, धर्म को देख के, नाम को पूछ के जो मारपीट या मारकाट होती है, तो ये किसी भी धर्म में कट्टरपंथी, आप अपने धर्म को मानिए, जो जिस धर्म से है, हम सभी धर्मों का सम्मान करते हैं। हम जो हमारा धर्म है हम उसको मानते हैं। हमारे जो भी संस्कार आज तक हुए हैं उसी धर्म के हिसाब से हुए हैं, और हमारे जो आगे भी संस्कार होंगे वो भी अपने धर्म के हिसाब से होंगे। ठीक है, आप भी जिस धर्म से आते हैं आप अपने धर्म के साथ रहिए, लेकिन ये है कि आप सिर्फ अपने धर्म तक सीमित रहिए, जो सही चीजें हैं धर्म की उनको मानिए। जब ये होता है कि मेरा धर्म श्रेष्ठ है और दूसरा बोलेगा मेरा धर्म श्रेष्ठ है, तब जाके राणा साहब मैं ये पूछना विवाद चाहता हूँ, की स्थिति उत्पन्न होती है। सर, ये जो आतंकवादी होते हैं, ये लोग जो आते हैं, ऐसा इनके अंदर क्या भर दिया जाता है कि ये लोग अपने प्राण भी न्यौछावर, न्यौछावर तो नहीं कहना, मतलब अपने आप को बम से उड़ाने तक को तैयार रहते हैं, दूसरे के प्रति घृणा सिर्फ इसलिए कि वो मेरे मतलब मेरे धर्म का नहीं है? ऐसा क्या इनकी ट्रेनिंग, मतलब ऐसे बुद्धि इनकी बिल्कुल पलट दी जाती है, इसका मतलब? बिल्कुल सर, देखिए जैसी संगत वैसी रंगत एक कहावत है। तो जिस तरह की चीजें, मतलब दिमाग, इंसान क्या है, इंसान के ऊपर जो उसकी पूरा बॉडी है वो सिर्फ उसके ब्रेन से संचालित होती है। जी अगर उसका ब्रेन ही वॉश कर दिया जाएगा तो बाकी वो कितना भी हष्ट पुष्ट है या कुछ भी है, जो उसका सिस्टम ही हैंग कर दिया तो वो उसी हिसाब से चलेगा। जो चीजें उसके दिमाग में भर दी गई, जो नफरत उसके दिमाग में भर दी गई, तो उसी को पे उसी रास्ते पे चलेगा। अच्छा तो इस राणा साहब चीज एक के चीज, लिए राणा साहब एक चीज और, अब ये जो राजनीतिक दल है ये बड़ा, आप आजकल आपका ये भाई इतने लोग कैसे मारेगा, क्यों मारेगा, कि इसका परिवर्तन का क्या फायदा हुआ? जैसे पहले कहा जा रहा था नोटबंदी के बाद आतंकवाद समाप्त हो जाएगा, आदि आदि दुनिया भर की चीजें। अब ये कंपैरिजन करने लगते हैं भाई पहले, मतलब ये नहीं देखना चाहते कि एक आदमी भी, एक मेरा फौजदार है जिसके घर से जाता है उसको पूछिए, एक व्यक्ति भी अगर मेरा मारा जाता है, शहीद होता है अगर कहीं इन चीजों के अंदर, तो कितनी बड़ी हानि है इस उस परिवार की, नहीं इस देश की भी कितनी बड़ी हानि है। लेकिन ये लोग कंपैरिजन क्या करते हैं, अरे पहले से तो बेहतर है, पहले 100 मारे जाते थे, आज 90 ही मारे जा रहे हैं। और उसके साथ साथ खाली वो दल नहीं, जो उनके सहयोगी विचारधारा वाले लोग होते हैं वो भी यही ढिंडोरा पीटने लगते हैं। इन लोगों को शर्म नहीं आती है कि इस प्रकार की बातें करते हैं? कुलदीप जी, आजकल मानसिकता ऐसी बना दी गई है कि अगर आप घर गांव शहर में भी देखिए, आप जम्मू कश्मीर की बात छोड़िए, वहां भी अगर 4 आदमी कहीं पे खड़े हैं तो वो भी सामान्य बातें करते हुए नहीं मिलेंगे जी जिससे कुछ समाज का सुधार हो, वो भी बहस इन्हीं मुद्दों पे करते हुए मिलेंगे।
लेकिन मानसिकता ऐसी चेंज कर दी है, ठीक है आपने वोट दिया, किसी को भी वोट दिया, वो एक अलग मैटर है, लेकिन जब आपने सरकार बना दी तो उसके बाद आपकी नैतिक जिम्मेदारी बनती है उस सरकार से सवाल करना। जी बिल्कुल। उस सरकार से सही तरीके से काम किस तरह से कराया जाए, ना कि गलत काम करने पे भी उसका सपोर्ट करना। जब आप सरकार का ही सपोर्ट करेंगे, एक अंध सपोर्ट करेंगे, तो उनको तो बल मिलेगा ही, वो कुछ भी करें, उनके समर्थक हैं कि हाँ वो बिल्कुल सही कर रहे हैं। तो ये चीजें कहीं ना कहीं जनता को समझनी होंगी। जहां महंगाई है, जहां बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है, जो चीज सही है, जिस पे सवाल पूछे जाने चाहिए उस पे सवाल जरूर पूछना चाहिए, तभी जाके लोकतंत्र बचेगा। अच्छा राणा साहब, अब कम से कम कुछ एक हल्का सा परिवर्तन तो ये आया है ना, कि पहले जैसे कहा जाता था कि आरोप लगते थे भाई किसी ने भी नहीं रोका वहां पर, जो वहां के मूल निवासी थे और जो ये पलायन कर रहे थे कश्मीरी पंडित या बाकी लोग, अर्थात जो गैर मुस्लिम, जो वहां के अल्पसंख्यक लोग थे, सिर्फ कुल मिलाकर 800 परिवार वहां बचे थे, ठीक है, बाकी सब लोग चले आए थे। तभी आरोप लगता था कि किसी ने भी रोकने का प्रयास नहीं किया, यद्यपि कुछ लोग ज्यादा कदा कहते थे कि रोका, लेकिन तब उनके ऊपर ये लगता था आरोप कि भाई नहीं, हमें रोकने का प्रयास नहीं किया गया। लेकिन अब कम से कम ये चीज तो हो रही है कि अब जैसे ये लोग मारे गए तो बाहर, चाहे वो बहुसंख्यक हो वहां के, चाहे वो अल्पसंख्यक हो वहां के, वो निकल कर आ रहे हैं और अब उन्हें रोकने का, जो पलायन कर रहे हैं उन्हें रोकने का भी प्रयास किया जा रहा है कि नहीं रोकिए, हम आपके साथ। यद्यपि एक पीड़ा भी दर्शाई है वहां पर कुछ लोगों ने कि भाई जब मारे गए लोग हमारे परिवार के, ये अभी की मैं बता रहा हूं, इसी इंसिडेंट में, कि भाई 2-3 लोगों ने हमें सहानुभूति के लिए तो आए, लेकिन जब उनके अंतिम संस्कार के लिए हम जाने लगे, विरोध के लिए जाने लगे, तो कुछ लोग नहीं आए। ये पीड़ा जरूर, लेकिन फिर भी ओवरऑल ये परिवर्तन तो आ रहा है कम से कम अब थोड़ा सा, चाहे कुछ ही लोगों के अंदर आए हो। आप कैसे देखते हैं ये इसको मैं एक अच्छी पहल के रूप में देखता हूँ, और भाईचारा बढ़ना चाहिए, ये चीजें होनी चाहिए समाज में। अगर हम एक साथ रह रहे हैं तो हम समाज का एक हिस्सा हैं। जी उसमें ये नहीं होना चाहिए कि ये हिंदू है या ये अदर कास्ट से है या ये किसी और जाति से है। ये चीजें जब तक खत्म नहीं होंगी तब तक थोड़ा सुधार नहीं होगा। जी तो ये एक अच्छी पहल के रूप में मैं इसको देखता हूँ कि लोगों में थोड़ी समझदारी आ रही है, थोड़ा अपनापन, भाईचारा। तो ये चीजें जब तक समाज में नहीं आएंगी, अगर हम किसी के दुख दर्द में खड़ा होना सीखेंगे तभी कोई हमारे दुख दर्द में भी काम आएगा। जी तो शुरुआत अपनी तरफ से करनी चाहिए हर किसी को, मैं ये मानता हूँ। तो जिन लोगों ने शुरुआत की है, एक अच्छी शुरुआत की है, जो बाकी लोग हैं मैं उनसे भी ये गुजारिश करना चाहूंगा कि वो भी उनको इसमें सपोर्ट करें और वो भी आगे आए। और आतंकवाद के मुंह पे सबसे पहला तमाचा जनता के द्वारा मारा जाना चाहिए। वहां की जनता अगर इस चीज को सपोर्ट करेगी, जब तक जनता नहीं चाहेगी तब तक वहां मुझे नहीं लगता कि हल कुछ निकलने वाला है। जनता अगर सपोर्ट करेगी, जनता अगर साथ देगी, तो फिर सेना के लिए या सरकार के लिए भी एक बहुत आसानी होती है चीजों को संभालने में। अच्छा, एक थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा, हालांकि आप सैनिक हैं लेकिन फिर भी थोड़ी सी राजनीतिक चर्चा। और चर्चा ये है कि अब जैसे विपक्ष में है, हाथरस चली गई कांग्रेस या बाकी के दल, ठीक है साहब, चलिए कांग्रेस फिर थोड़ा बड़ा दल है, समाजवादी पार्टी या बाकी लोग चले गए, और अभी लखीमपुर आदि आदि, हालांकि ये भी आप लोगों को मालूम होगा, जो लोग लखीमपुर के हिंसा के अंदर जो लोग मारे गए थे, जिनके ऊपर गाड़ियां चढ़ाई गई थी, आज उनकी अंतिम क्रिया अरदास वगैरह हुई और वहां पर प्रियंका गांधी और बाकी के लोग गए, चलिए जो भी होते। लेकिन ये लोग वहां तो जाते हैं, तो पिछले दिनों राहुल गांधी कश्मीर के अंदर आए, उन्होंने बड़ा जोर शोर से घोषणा की जब वैष्णो देवी गए थे, तो मैं भी कश्मीरी पंडित। लेकिन ऐसी जगहों पर जाने से क्यों बच रही है कांग्रेस या बाकी के विपक्षी दल, या खुलकर कोई बयान देने से क्यों बच रहे हैं? अभी तक की बात तो ये है, आगे क्या होगा मैं नहीं जानता। कुलदीप जी, राजनीतिक पार्टियां चाहे बीजेपी हो या कांग्रेस हो, वो सबसे पहले अपना वोट बैंक देखती हैं। जी वो बहुत सोच समझ के, टिप्पणियां भी बहुत सोच समझ के करते हैं, जनाजों में भी बहुत सोच समझ के जाते हैं कि कहाँ से उनको फायदा होगा, कहाँ से उनको नुकसान होगा। ये सिर्फ कांग्रेस की बात नहीं है, किसी भी राजनीतिक पार्टी को आप ले बिल्कुल लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो ये तो चलता रहता है राजनीति में, लेकिन आम जनता को इस चीज पे ना जाके उनको
राजनीतिक लोगों को उनकी सोच पे छोड़ देना चाहिए। सुधार जो है, अगर हम चाहेंगे कि राजनीतिक लोगों में हम सुधार कर पाए तो नहीं होगा। जनता को खुद अपने आप में सुधार करना होगा, तभी देश का सुधार हो सकता है। देश की कोई भी सरकार देश का उद्धार नहीं कर सकती, लेकिन देश की जनता अगर ठान ले तो देश का उद्धार होने से कोई नहीं रोक सकता। एक सवाल और राणा साहब, क्योंकि आप आर्मी से रहे, पूर्व सैनिक रहे, कि मेरा जवान ऐसे कब तक शहीद होता रहेगा? और क्या इसके साथ साथ सवाल जोड़ दूं, क्या वास्तव में जैसा बार बार राजनीतिक रूप से प्रचारित किया जा रहा था कि भाई जवानों को फ्री हैंड दे दिया गया है, उन्हें खुली छूट दे दी गई है, क्या वास्तव में मेरे जवान को, मेरी सेना के हाथ खोल दिए गए, मेरे जवान के हाथ खोल दिए गए? कुलदीप जी, जवान आप ये कितना भी ढिंडोरा पीटते रहें, लेकिन हम लोग ऐसी बेड़ियों में बंधे रहते हैं कि जो दिखाई नहीं देती। जो बेड़ियां तो होती हैं जी, जंजीरें तो होती हैं, हमारी लिमिट्स होती हैं, लेकिन वो दिखाई नहीं देती। लगता है अब मैं बैठा हूं तो लगेगा कि मैं बिल्कुल स्वतंत्र हूं, लेकिन मेरी क्या मर्यादाएं हैं, मेरी क्या लिमिट्स हैं, वो मुझे पता है। तो ये कहना कि पहले हाथ बंधे हुए थे अभी हाथ खोल दिए गए हैं, ऐसा नहीं है। अगर पहले हाथ बंधे हुए थे, इतने युद्ध हुए हैं पहले भी, तो देखिए जो सत्ता में जो सरकार रहती है वो राष्ट्रवादी होती है, और जो विपक्ष में रहती है वो देशद्रोही रहती है। ये इस देश का इतिहास रहा है, चाहे सत्ता में बीजेपी रही हो या कांग्रेस रही हो या कोई और राजनीतिक दल रहा हो। आगे भी जो राजनीतिक दल सत्ता में आएगा वो अपने आप को देश हित में बताएगा और बाकी सबको देशद्रोही बताएगा। तो ये चीजें चलती रहती हैं, लेकिन समझना सरकारों को नहीं है, समझना जनता को है। जनता को समझना है, और जनता ने ये देखना है कि हमने जिस काम के लिए हमने वोट दिया था, क्या वो काम हुआ। अगर नहीं हुआ तो उनसे सवाल कीजिए, और जब वो अगली बार आपके पास आते हैं चुनाव में, तो उनसे जो उन्होंने पहले जो वादे किए थे, पहले उन वादों की एक लिस्ट लेके, मैनिफेस्टो की लिस्ट लेके, और उसके हिसाब से उनको पहले पॉइंट दीजिए कि आपने क्या क्या किया था। और अगर नहीं किया तो गांव गांव से या शहरों में इस तरीके के वो अभियान चलाए जाएं कि भाई आपने ये वादा किया था और इसमें से इतना पूरा हो गया, इतना बचा हुआ है, अभी भी समय है, 6 महीने हैं, 2 साल हैं, पूरा कर दीजिए। अगर नहीं किया तो आप वोट लेने हमारे गांव में या हमारे शहर में नहीं आ सकते। जब तक हम जनता बन के, मतलब एक आम इंसान बन के सरकारों से सवाल नहीं करेंगे, सरकारें हमारा इसी तरह से शोषण करती रहेंगी। मतलब जब तक हम जिम्मेदार जनता बन के, अपनी जिम्मेदारियों का एहसास हमें भी होना चाहिए, आम नागरिक। बिल्कुल सर, बिल्कुल। तभी हम किसी की अंधभक्ति या किसी के चमचे बन के, जो आजकल ट्रेंड चल रहा है सोशल मीडिया पे, वो मत बनिए जी। आप सिर्फ आप जो हो वो बन के रहिए, सवाल कीजिए कोई भी हो उससे, तभी सुधार हो सकता है। फौज में एक कहावत होती है, रोको और टोको जी। हर सीनियर का काम होता है अपने जूनियर को रोकना और उसको टोकना जी। उसके टर्न आउट को लेके, उसके बिहेवियर को लेके, उसने जो आगे वाले को रेस्पेक्ट देनी है उसको लेके। तो जब हम टोकेंगे तभी सुधार होगा जी। ठीक है राणा साहब, अब जैसे मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि दीपक चंद जो अध्यापक थे, वो मूल रूप से तो कश्मीर के ही थे, लेकिन जम्मू आ गए थे 1990 के दौर के अंदर। अब फिर ही ये जो प्रधानमंत्री का पैकेज था, इसके तहत वो नौकरी के लिए कश्मीर गए थे, और उनकी 3 साल की बच्ची है। अब पूछिए उस परिवार से। तो इस बात से राणा साहब, अब क्या, हालांकि बड़ा कॉमन सा सवाल है, बेसिक सा, लेकिन फिर भी, कि क्या भय का वातावरण तो अभी है, लेकिन क्या ये आसानी से अब लोगों का भय निकलेगा? क्योंकि हमने पहले प्रचारित प्रसारित करके भाई बिल्कुल ठीक हो गया, 370 हटा दी गई है, अब किसी में दम हो, अब मार कर तो दिखाए, हमने ये कर दिया, हमने लाल आंख दिखा दी, सारी की सारी बातें कर दी हैं। लेकिन सवाल ये कि क्या अब लोग वहां बसने की हिम्मत दिखाएंगे आसानी से, कम निकट भविष्य के अंदर? राणा साहब सर, आसानी से तो मुझे नहीं लगता, आसानी से तो मुझे नहीं लगता, क्योंकि जब एक बार भय का वातावरण बन जाता है, बड़ी मुश्किल से इस सरकार पे लोगों ने भरोसा किया था जी। और जब भरोसा टूटता है, एक कहावत है कि कांट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, एक ही बार चढ़ती है जी।
तो जब जनता का भरोसा टूटा है तो अब बहुत ही मुश्किल होगा, या फिर सरकार को ऐसे कदम उठाने होंगे कि जिससे जनता दोबारा से भरोसा करे। लेकिन मुझे लगता नहीं है कि सरकार सिर्फ ढिंडोरा ज्यादा पीटती है और काम कम करती है। बाकी सभी चीजों पे मैं आपको सारी चीजें अगर गिनवाना चाहूँ, इतनी चीजें हैं जहाँ पे सरकार विफल हुई है, तो कैसे भरोसा किया जाए किसी भी चीज पे। अपने जो इन्होंने कही थी उन पे खरे नहीं उतरे हैं। तो एक तरह से जुमलेबाजी की सरकार इसको नाम दिया गया है। आज आप सोशल मीडिया पे देखिए, जिस सोशल मीडिया के माध्यम से सरकार आई थी, आज उसी सोशल मीडिया पे इसकी कब्र खुद रही है। जी जी ठीक। राणा साहब, मैं अपने दर्शकों को एक जानकारी और दे दूं कि इस ये जो भी किलिंग हुई अभी पीछे वहां पर कश्मीर के अंदर, तो जो एक सिख नेता है, उन्होंने अब स्पष्ट कर दिया है कि इसके बाद जो छूट कश्मीरी पंडितों को मिलती है वो सिखों, ईसाइयों अर्थात जो अल्पसंख्यकों में, क्योंकि बाकी लोग आते हैं, उनको भी उसी ही प्रकार मिलना चाहिए। अर्थात सरकार को अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, जब तक उसका भावना सुरक्षा की उत्पन्न नहीं होगी, लोग जाने से डरेंगे और अब वो नहीं जाएंगे। अभी अपने काम पर, अपनी नौकरी के ऊपर उन्होंने जाने से बहुत ज्यादा लोगों ने मना कर दिया कि हम नौकरी पर नहीं जाएंगे जब तक हमारी सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर दी जाएगी। राणा साहब, मेरा आखिरी प्रश्न, जो हमारा आज का मूल टाइटल है इस कार्यक्रम का, हमने कहा था कश्मीर कराह रहा है, कब तक कराहता रहेगा ऐसी कश्मीर? कोई भी आएगा, सबसे बड़ी चीज है कि जख्म पर मरहम लगाने की बजाय ऐसा लगता है जैसे जख्म पर कोई आए और फिर कुरेद जाए तो जख्म और गहरा हो जाता है, फिर थोड़े समय के बाद फिर कोई नमक उसके ऊपर छिड़क गया या कुरेद गया, फिर और गहरा हो जाता है। तो इसकी तो कराहना जब से हम सुन रहे हैं तब तक कराह ही रहा है। तो कब तक आप सोचते हैं ऐसे ही चलता रहेगा? कश्मीर कब तक कराहता रहेगा? राणा साहब, कुलदीप जी, दो पंक्तियां पढ़ना चाहूंगा। कहीं पर सफेदी तो कहीं काला पड़ा है, सफर की दास्तां यूं है कि पैरों में छाला पड़ा है। मकड़ियां दोस्त जब से बन गई हैं, हमारे घर में भी जाला पड़ा है। आप ही बताएं किस तरह भीतर मैं जाऊं, आप ही बताएं किस तरह भीतर मैं जाऊं, यहाँ सभी के दरवाजों पर ताला पड़ा है। सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं यहाँ सब, सिर्फ अपना ही भला सोचते हैं यहाँ सब, गजब के लोगों से पाला पड़ा है। कुलदीप जी, जिनके घर से कोई मरता है उनकी पीड़ा नहीं समझ सकते ये लोग जो सत्ता में बैठे हैं। इनको सिर्फ सत्ता से मतलब है, क्योंकि सत्ता में जाने से पहले कुछ और सोच होती है, लेकिन सत्ता में पहुंचने के बाद सोच बदल जाती है। इसलिए मैं यही कहना चाहूंगा कि कुछ ऐसे नियम बने, कुछ ऐसे कानून बने कि सत्ता कोई भी हो उससे जनता पे उतना फर्क ना पड़े, और जब जनता चाहे, जैसे राइट टू रिकॉल है, जनता जब चाहे तब सत्ता वापस ले सके उनसे, जब चाहे तब उनसे उनके काम का हिसाब लिया जा सके। लेकिन आज तो आपने एक बार किसी को विधायक या एमपी बना दिया, वो मंत्री बन गए, उसके बाद आप उनको काले झंडे भी नहीं दिखा सकते, आप उनसे सवाल भी नहीं कर सकते, मीडिया वाले उनसे सवाल नहीं कर सकते। ठीक है राणा साहब, तो आप खुद ही समझ सकते हैं, जब उन्होंने जवाब ही नहीं देना है किसी चीज का, तो वो क्यों अपनी जिम्मेदारी समझेंगे? किसी की हिम्मत ही नहीं उनसे सवाल पूछ ले, सवाल पूछेगा तो देशद्रोही हो जाएगा। ठीक है राणा साहब, कुल मिलाकर कश्मीर करा रहा है। देखिए, सबसे बड़ी चीज कहा जाता है जी बर्फ पिघलती है, बर्फ में तो पहले भी पिघला करती थी, तब भी तो आरोप प्रत्यारोप का दौर हुआ करता था। तब जो आज सत्ता में है, आज के विपक्ष के ऊपर आरोप लगाए जाते, तब भी कहा जाता था पाकिस्तान अस्थिर कर रहा है। आज भी अगर वही जवाब है, पाकिस्तान ही अस्थिर कर रहा है, इसका इलाज किसके पास है? केंद्र सरकार के पास है। कश्मीर के हालात सुधरे, कहीं ये फिर एक प्रकार का जुमला जैसा तो नहीं हो गया जैसा नोटबंदी के बाद कहा गया था, उस प्रकार की लोग बारंबार चर्चा करने लगे हैं। कुल मिलाकर वर्तमान में और कम से कम निकट भविष्य के अंदर तो कश्मीर में कोई बहुत ज्यादा अमन चैन की उम्मीद अभी तो नजर नहीं आ रही। ठीक है, वो कहते हैं तूफान से पहले की खामोशी कुछ समय के लिए शायद
कुछ शांति हो जाती है, लेकिन उसके बाद फिर वही सवाल है, उनसे पूछिए जिनके परिवार से जाता है, उस महिला से पूछिए जो सारी जिंदगी के लिए विधवा हो गई, उस बच्चे से पूछिए जिसने सारी जिंदगी के लिए पिता खो दिया, उस माँ और बाप से पूछिए, मैं कहूँ माँ से पूछिए जिसकी कोख सूनी है, उस बाप से पूछिए जो सारी जिंदगी खुली आंखों सिर्फ इंतजार करता रहेगा, झूठा इंतजार करता है, और उस बहन से पूछिए जो सारी जिंदगी सिर्फ इसलिए तरसेगी कि मैं राखी किसकी कलाई कर दूं। कश्मीर कराह रहा है कि आज की इस चर्चा में जुड़ने के लिए पूर्व सैनिक वेटरन एसोसिएशन के राष्ट्रीय प्रवक्ता हरविंदर राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बार फिर से जो भी, चाहे वो सिविलियन मारे गए, चाहे हमारे जवान शहीद हुए, उनके लिए भावपूर्ण श्रद्धांजलि, बहुत कोटि कोटि नमन है उन लोगों को। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।